हाँ जी बताइए, कुछ डिस्कशन का था। निकाल लो ईएलपी नंबर 6। ईएलपी 6 में कोई भी डाउट? क्वेश्चन नंबर 8, ग्राफ कौन सा दिया ये? हाँ अरे बोलो दादा। एक्स और पूछा क्या है? तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और हम यहां पर डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिख डालेंगे? डिस्प्लेसमेंट के लिख देंगे x2 माइनस अपॉन, कितने इंटरवल की बात कर रहा है? 0 से 5। तो यहां पर 5 सेकंड के इंटरवल में फाइनल पोजीशन क्या हो गई? -5। और इनिशियल पोजीशन कितनी है? 5। तो यहां से टोटल डिस्प्लेसमेंट -10/5, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी -2 मीटर पर सेकंड। ईएलपी 6 में ही क्वेश्चन 9 से 15 में डाउट। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया शायद ये, मेरे को लग रहा है ऐसा कि हो गया डिस्कशन। चल भाई, यहां पर ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट में अपने को ये देखना है कि यहां ये जो 5s लिखा है ना, ये गलत है। ये 500 मीटर है, ये वाली चीज s। और यहां पर इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर कितना है? 900। और ये वाला फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर कितना है? 400। और हम यहां पर कह सकते हैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी स्क्वायर हो गया 400, यू यानी इनिशियल हो गया 900 प्लस 2a, और s की जगह हो गया अपना 500। तो ये हो जाएगा इधर जाकर ये माइनस का 500 बराबर 1000a। तो यहां से a बराबर हो जाएगा -1/2। क्वेश्चन 15 तक और कोई? ईएलपी 7 बोल दो। ईएलपी 7 का पहला, a ball is dropped from a height h above the ground। तो ग्राउंड से ऊपर एक h हाइट बना दो यहां पर, और यहां पर ये h हाइट बना देने के बाद बॉडी को u बराबर 0 से छोड़ दो। हवा का रेजिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं लेना, और बताना है इट्स वेलोसिटी v वेरीज विद इट्स हाइट y अबव द ग्राउंड। तो जब बॉल यहां से फॉल होती है तो ग्राउंड से हाइट y के साथ बात करनी है कि हाइट ग्राउंड से y पर कोई वेलोसिटी क्या होगी। हम क्या जानते हैं, उस मुद्दे पर आते हैं। हम जानते हैं कि अगर ये हाइट ग्राउंड से y है तो ये ऊपर से कितनी हो जाएगी, और जब किसी बॉडी को गिराते हैं तो किसी हाइट से गिरने के बाद, और वो हाइट कितनी गिरी है? h माइनस वाई गिरने के बाद वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2gh माइनस वाई। ये हमारा फॉर्मूला, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ईएलपी 7 में क्वेश्चन 6 तक और कोई? 10 के पहले कोई भी? नो। ईएलपी 6 में क्वेश्चन 10 है, एक बॉल को ऊपर थ्रो किया है किसी वेलोसिटी से at a certain height above the ground at 2 times
और क्या बोला गया है कि ये जो बॉल ग्राउंड से फेंकी गई है इज एट अ सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से किसी एक फिक्स हाइट पर पाई गई दो बार, एक बार टाइम t1 पर जाते टाइम और एक बार टाइम t2 पर आते टाइम। t1 कितना 4, t2 कितना 6, और अपने को बताना है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ध्यान से समझना बेटा, अगर ये 4 से जाते टाइम पकड़ी गई है और यहां 6 से वापस लौट रही है, तो 4 और 6 से बिल्कुल बीच में क्या आएगा 5, यानी मैक्सिमम हाइट पर कब रहेगी ये बॉल 5 पर। नहीं, अरे दादा यहां से जाकर वापस यहां आने में समय लगेगा सेम। 4 से 6 के बीच में टाइम इंटरवल कितना है 2 सेकेंड, उन 2 सेकेंड में से 1 सेकेंड जाने का, 1 सेकेंड, तो t बराबर 5 कहां पकड़ा गया मैक्सिमम हाइट पर। और अगर t बराबर 5 मैक्सिमम हाइट पर है तो धरातल पर वापस पहुंचेगी t बराबर 10 पर पहुंचेगी, यहां से फेंकी गई वेलोसिटी अपने आप 50। सही है। दूसरी बात बताता हूं कि जब हम किसी बॉल को t बराबर 0 से ग्राउंड से फेंकते हैं, तो जब वो किसी पर्टिकुलर हाइट से जाती है और आती है तो दो इंस्टेंट हमें मिलते हैं, जाने वाला एक, आने वाला एक t1 एक t2। तो किसी भी हाइट पर t1 प्लस t2 का जो सम होगा वो कैपिटल T के बराबर होगा। तो t1 कितना 4, t2 कितना 6, जोड़ेंगे हमेशा क्या मिलेगा 10। जैसे 4 के पहले मान लो यहां पकड़ लो t बराबर 3 पर, तो जाते वाला इंस्टेंट t बराबर, तो आने वाला t बराबर 7, सम करेंगे तो दोनों का मिलाकर 10 ही आएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं फिर, मॉड्यूल भी निकाल लो चलो। तू अजीब मनहूस आदमी है यार, हमेशा मना ही करेगा ये, कभी भी डिस्कशन के लिए ये खुद करता नहीं और जो करके लाता उसको डिस्कस करने नहीं देता। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आगे। हमने आखिरी सवाल कौन सा लिखा था बेटा, जिसके लिए अपन ने कहा था कि चलो बाद में आके अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। क्या हो गया? नहीं अब मन नहीं है यार भाई का, यार देख कितना सीरियस होके वो बोल रहा है कि मैं नहीं करूंगा डिस्कस। हाँ बताइए, लास्ट सवाल कौन सा लिखा था? नहीं ये अपवर्ड डाउनवर्ड के बाद भी क्वेश्चन तो लिखे थे शायद से। ये थे क्या? चलो तुरंत बढ़ जाते हैं इन सवालों पर। पहले इस सवाल की बात कर देता हूं, आंसर बताएगा कोई? हाइट ऑफ द टावर 80, बहुत बढ़िया। और ना 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 80 नहीं आएगा यार, हाइट ऑफ द टावर 80 आएगा क्या? टावर ये है अपन ने 30 से फेंका 3, और 3 तो वैसे ही खत्म हो गए, बचे 2 सेकंड। 125 45 80, ठीक है बिल्कुल 80। और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ये हो गया अपना 45 45 90, 90 और 80 170। कैसे करना है और क्या तरीका रहता है, मैंने कैसे किया, मतलब मैंने बिना कोई इक्वेशन बिना कोई फॉर्मूले के ये सारी बातें कैसे निकाली, पहले मैं वो समझाता हूं आप लोगों को भी। कि जैसे हमने यहां से एक टावर पकड़ लिया बेटा और ये कहा कि इस टावर से बॉल को ऊपर की ओर फेंका गया u बराबर 30 के साथ, और आप सब जानते हैं कि 30 मीटर पर सेकंड से फेंकी गई बॉल ऊपर तक जाएगी कब तक 3 सेकंड तक, और आप ये भी जानते हैं कि कितनी ऊपर चली जाएगी 45 मीटर, है ना। किसी के मन में डाउट नहीं होना चाहिए कि सर 45 से ही क्यों, पता होना चाहिए। तो ये अपन ने 45 बना दिया, टाइम 3 सेकंड खत्म हो गए। टोटल कितना मिल रहा है अपने को, 8 में से 3 ऊपर जाने का हो गया, अरे अब यहां से वापस 3 सेकंड में ये सेम लेवल पर आ जाएगी बॉल,
अब आप तो मुझे ये बता दो, टॉप पर वेलोसिटी t बराबर 3, खत्म हो गए, बचे कितने 5 सेकंड। 5 सेकंड में कोई कितना गिरता है 125 मीटर, आके ना। अब 125 में से ये वाला हटा दूं तो कितना हटा दिया 45, तो टावर की हाइट कितनी मिल गई 80। सही है। मतलब कुल मिलाकर मुझे यहां से मैंने कही जो बातें हैं वो दो बातें आपको याद रखनी थी कि कोई बॉल अगर आखिरी 3 सेकंडों में ऊपर चलेगी तो कितना चलेगी 45, 4 सेकंडों में चलेगी तो कितना चलेगी 80, 5 में कितना चलेगी 125। ये वाली बातें कुछ कुछ डेटा बेस्ड काम हमने कर लिए। तो मुझे यहां से पता लग गया कि बॉडी ये बिल्डिंग की हाइट है 80 और टोटल ये 45, ये 45 और ये 80 टोटल जोड़ूंगा तो 170। अब अपन आ जाते हैं इक्वेशन से कि इक्वेशन से कैसे करेंगे। जिसने इक्वेशन से किया है वो मुद्दा ले आते हैं। तो बेटा आपको सबको पता है कि बॉल को ऊपर फेंका है तो u बराबर +30, एक्सेलरेशन बराबर -g, टाइम बराबर 8 सेकेंड, और यहां जहां से फेंका है वो रेफरेंस हो गया h बराबर 0। अब अपन क्या करते हैं, 8 सेकंड में बॉडी यहां ग्राउंड को हिट कर रही है, यानी 8 सेकंड का टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। वही टोटल डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल के बीच का गैप दे देगा। तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं और लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट h जो मुझे पता करना है, और ये हो जाएगा u माने 30, t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हो गया 240 और 8 सेकंड में 320, ये हो गया -80 मीटर। दैट प्रूव्स कि डिस्प्लेसमेंट इस टॉप से किधर की ओर है नीचे, और कितना 80, यानी ग्राउंड को हिट करते समय 80 मीटर का डिस्प्लेसमेंट यानी टावर की हाइट बता दी गई। अब डिस्टेंस के लिए तो वही तोड़ना ही पड़ेगा पूरे मोशन को, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन जो देती है एच, वो एच डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आपने दिमाग लगा लिया कि बिल्डिंग की हाइट कितनी, फेंका कितने से है 30 से कितनी जाती है ऊपर 45, आएगी कितनी 45 प्लस 80, जोड़ना ही पड़ेगा। डिस्टेंस के लिए मोशन को टुकड़ों में तोड़कर वहां उसे सारे टुकड़ों को ऐड करना ही पड़ेगा, तो ही अपने को डिस्टेंस मिलेगी। उस क्वेश्चन को ट्राई करो। हाँ सही है। तो टकलू राम आज भी नहीं आया क्या, उसके दोस्त का, तो उसके दोस्त का पैर टूटा और वो नहीं आता। तू मत समझ भाई, तू मत समझ।
उधर दूसरे वाले में बेटे देखो, पहले तो अपन बिना किसी फॉर्मूला के सिंपल इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। बोला गया है एक बिल्डिंग के टॉप से एक बॉल को ऊपर फेंका गया विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, टी बराबर 0 से। 1 सेकेंड के बाद ये कहां पहुंच जाएगा? टी बराबर 1 पर। और हाइट कितनी हो जाएगी? हाइट कितनी हो जाएगी टावर से? 5 मीटर। 5 मीटर। अब इस टॉप से सोचो, यहां पर वेलोसिटी है टॉप पर, वापस इसी लेवल पर आएगा तो वेलोसिटी नीचे की तरफ -10, और ग्राउंड को किस वेलोसिटी से हिट करवाना है? 30 से। तो -10 के बाद -20, और -20 के बाद -30। अब आप बताओ, 10 से 0 होने में, इसके बाद यहां से -10 में 2, यानी यहां पर टी बराबर 2, यहां टी बराबर 3, और यहां टी बराबर 4, यानी ग्राउंड तक वापस आ जाने में 4 सेकंड इस बॉल को लगने हैं। तो टाइम ऑफ जर्नी अपन ने बता दिया। फिर दूसरी चीज पूछी है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। आप भी जानते हैं यहां टॉप से ग्राउंड को हिट करने में कितनी देर? 4 नहीं, 3 सेकंड। 3 सेकंड टॉप से, 1 सेकंड, 2 सेकंड, और 3 सेकंड में कोई बॉल कितना गिरती है? 45 दादा। 3 सेकंड में कोई बॉल कितना गिरती है? उसमें से ये ऊपर ऊपर का हिस्सा, तो ये टावर की हाइट 40। ऐसा करके अपन दोनों का जवाब दे सकते हैं बिना किसी फॉर्मूला से। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कैसे लिखेंगे, इस मुद्दे पर आ जाते हैं। तो मुझे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करनी है। v बराबर u माइनस जी टी। v है 30, सॉरी -30, u है +10 माइनस जी टी, तो यहां से t बराबर 4 सेकेंड। क्या बोलते हो? और हाइट अगर निकालनी है, यानी डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सी इक्वेशन? सेकंड लगा लो या थर्ड लगा लो, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी बता तो थर्ड भी काम कर जाएगी। जैसे थर्ड लगा देता हूं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर +2, ग्रेविटी की जगह -g, डिस्प्लेसमेंट पता करना है, उसको लिख दिया मैंने h। तो 330 का स्क्वायर 900, और इधर 100 घटाया तो 800, 800 बटे 20g, तो h बराबर माइनस का 800 बटे 20, और ये कितना आ जाएगा? माइनस का 40। कोई भी वनडी का क्वेश्चन और उस क्वेश्चन का आंसर लाना सिर्फ और सिर्फ इस बात का मोहताज है कि आप पेन उठाकर इक्वेशन लिखते हो या नहीं लिखते हो। आप सिर्फ बोर्ड की तरफ झांकोगे ना, तो नहीं हो पाएंगे क्वेश्चन, आज भी नहीं हो पाएंगे, और आज से 1 साल बाद अगर परिस्थिति बनती है कुछ वैसी, तो भी नहीं हो पाएंगे। आपको खुद पेन चलाना ही पड़ेगा, आपको इक्वेशन ऑफ मोशन को घूरना ही पड़ेगा, आपको साइन कन्वेंशन दिल से लिखने ही पड़ेंगे कि कहां प्लस लेना है, कहां माइनस। मुझे ये भी पता है 10 सवाल करते समय 4 में साइन कन्वेंशन गलत लेने को भी आएगा, पर वो गलती जब पता लगेगी तो ही उसका समाधान निकलेगा। आप सोचे कि मैं हर बार में आंसर सही लाऊं, या आप सोचे कि मैं तो किसी प्रोसेस में मुझे प्रोसेस पूरा एग्जैक्टली वैसा ही दिख जाए जैसा सर लिखते हैं, तो ये फिलहाल शायद पॉसिबल नहीं है। और इसके लिए ईएलपी में जो साधारण बिल्कुल सिंपल सवाल दिए गए ना, आपको उनको करना चाहिए। आपको उनसे आइडिया लगेगा कब कहां पर किधर प्लस लेना है, कब किसको माइनस लेना है, कब कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन काम आती है। शॉर्टकट्स नहीं है। आप इस इंतजार में ना बैठे कि यार मुझे नहीं आ रहा, हो सकता है ये सब लेक्चर मैं किसी और से पढ़ लूं तो मुझे आ जाएगा। नहीं पॉसिबल बेटा। ये एक सेल्फ थॉट प्रोसेस रहेगा कि यार मुझे कब कहां कौन सी इक्वेशन पर जाना है। डायरेक्शन, साइन कन्वेंशन, जो कि नॉर्मल है, हर बार वही अपने को जो करना हो, रूटीन वही करना है। और आगे बढ़ता हूं।
क्वेश्चन की लैंग्वेज को फील करते हुए सेंसिबली सोचते चलेंगे, सवाल में कोई दम नहीं है, लैंग्वेज पलट पलट के आपका दिमाग खराब करेगी बस। है कोई खिलाड़ी? आंसर बता। ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट बता। ये है साइलेंसर, इसलिए इसके कहने पे ना जाया करो। ये होमवर्क डिस्कस करने नहीं देगा किसी को, पर ये खुद कर लेता होगा। अरे तू रहने दे भाई, तू ना बाकियों को बर्बाद करके छोड़ेगा। किसी के कहने पे ये भगा देता होगा, जा जा भाग जा भाग जा। एक साधारण सी बात यहां पर रहती है, बिल्कुल बेसिक फिजिक्स में जिसको अपन कहते हैं, वो है कि जैसे कोई एक ट्रेन है बेटे, ट्रेन, और अगर ट्रेन 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो जब उससे किसी वस्तु को अलग गिराया जाएगा, फेंक नहीं रहे, सिर्फ उससे कोई वस्तु को अपन टपका रहे हैं, गिरा रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, तो वो भी ट्रेन की वेलोसिटी जो है उसी से चलेगी। यानी गिराई गई वस्तु की भी वेलोसिटी इनिशियली क्या होगी? 20 मीटर पर सेकंड ही होगी। इसको कहा जाता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया। और लॉ ऑफ इनर्शिया ये कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को जिस स्पीड से चलाया जा रहा है, वो ऑब्जेक्ट उसी स्पीड से चलने की कोशिश करेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो यहां पर क्या हो गया, एक बलून है बेटे, और वो बलून नीचे से ऊपर राइज कर रहा है किसी कांस्टेंट वेलोसिटी 10 से। तो मैंने यहां पर बलून बना दिया, और इस बलून को ऊपर चलाने वाली वेलोसिटी भी दिखा दी 10 मीटर पर सेकंड। और इस बलून के, इस हॉट एयर बलून के यहां इस सिस्टम में कोई आदमी बैठा है, कोई बॉल रखी है, कोई पत्थर रखा है, हर एक उस चीज की वेलोसिटी क्या होगी? 10। और जब ये बलून यहां से चलते 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 किस हाइट पर पहुंच जाए? 75 पर, और यहां से अगर अपन ने एक पत्थर को ड्रॉप कर दिया है, तो पत्थर की वही वेलोसिटी होगी जो इस बलून की है, कितनी? 10। किधर? ऊपर, इस तरीके से। और ये हाइट कितनी आ गई? 75 मीटर। तो ये हाइट मुझे क्लियरली पता लग गई, ये वेलोसिटी मुझे क्लियरली पता लग गई। अब इस पत्थर के पास इस बलून से जो चीज आनी है वो कौन थी? वेलोसिटी। हाँ के ना?
अब इस पत्थर का इस बलून से कोई लेना देना, और जैसे ये पत्थर अब हवा में आ चुका है, क्या अब इस पर ग्रेविटी लगना शुरू होगी? ग्रेविटी के कारण ये रिटार्ड करना शुरू करेगा, रिटार्ड करना शुरू करेगा, तो ये वेलोसिटी 10 एक सेकंड बाद ही क्या हो जाएगी? 0। तो ये पत्थर यहां से किधर जाएगा? नीचे। मुझे नीचे नीचे वाली बात ही नहीं करनी है, शायद ग्राउंड पर आने के लिए मुझे पहले हाईएस्ट पॉइंट की यहां पर बात कर देनी है। तो हाईएस्ट पॉइंट की जब मैं बात कर दूंगा, तो ये वाली इनिशियल हाइट कितनी, और यहां से कितनी वेलोसिटी? 10 से कोई कितना ही ऊपर जाता है, तो यहां से इस पत्थर की ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी? 80 मीटर, ये वाली। और 80 मीटर अगर ये पत्थर ऊपर से टॉप से गिरेगा, तो 80 मीटर गिरने में समय 4 सेकंड। अरे याद होना चाहिए, 80 मीटर गिरने में समय, यहां से यहां ऊपर जाने में समय, तो टोटल 5। इसको मैं इक्वेशंस से समझाता हूं एक बार फिर से, गौर से देखिएगा। ये सवाल एग्जैक्टली वैसा है कि एक टावर रहा होगा, टावर की हाइट 75 मीटर रही है, 75 मीटर हाइट से एक पत्थर को ऊपर फेंका गया है, किस स्पीड से? और ये पत्थर ऊपर गया और नीचे आया। तो चूंकि मुझे पता है यहां पर इनिशियल वेलोसिटी क्या यूज की जाएगी, यहां से जो डिस्प्लेसमेंट एच है वो क्या यूज किया जाएगा, यहां से एक्सेलरेशन कितना यूज किया जाएगा, और हम क्या निकालना चाहते हैं? इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं, हम इसका निकालना चाहते हैं टाइम। तो कौन सी इक्वेशन लगा दें इन 3 डेटा पर? सेकंड इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट हो गया -75, यू हो गया 10t माइनस हाफ GT²। पूरा काट देंगे 5 से, ये 2 से तो पहले इसको काट दो 5 बार, 5 से और काट दो तो ये हो गया -15 बराबर 2t माइनस T²। सबको अल्टा पल्टी कर देंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से बराबर 0। इसके सॉल्व करने के पर्पज से अपन फैक्टर वाला मेथड यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा -5t और 3t। तो यहां से हम लिख देंगे T² -5t प्लस 3t -15 बराबर 0, और यहां से t -5, यहां से प्लस 3 t -5 बराबर 0। एक तो फैक्टर हो गया t -5, एक हो गया t प्लस 3 बराबर 0। t की 2 वैल्यू आ गई -3, -5, -3 पॉसिबल, तो t बराबर 5 हमारा आंसर आ जाएगा। अरे बेटे बलून का रोल तो समझो ना, बलून का रोल कहां खत्म हो गया? जहां पत्थर फेंक दिया गया, और बलून से उस पत्थर को 2 चीजें मिलेंगी, पहली हाइट, बिल्कुल सही, और दूसरी वेलोसिटी, परफेक्ट। उसके बाद बलून से हमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ पत्थर ऊपर जाएगा, ग्रेविटी में नीचे आएगा, दैट्स इट। और ये ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। क्या ये भाई क्यों? उधर वाले का, उधर वाले का आंसर पहला क्या पूछा है? मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द रॉकेट कितनी, और टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। अच्छा तू अपने शब्दों में बता, किसी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या बेसिक जानकारियां होनी चाहिए कि क्वेश्चन हो जाते हैं? बताना नेपाली।
मतलब कुछ ऐसा कमेंट जिससे बाकियों को लगे कि नहीं यार बात आसान है, क्योंकि अपने में से कोई बोल रहा है, क्योंकि शायद मेरी बात उतनी ऑथेंटिकेट लोगों को लगेगी नहीं, कह रहे नहीं। एग्जैक्टली डायग्राम बना के हो जाता है। द फर्स्ट बेसिक आइडिया इज डायग्राम। डायग्राम बनाने के बाद शायद ये चूज करना भी आसान होता है कि इक्वेशन कौन सी लगानी है। आई थिंक मैं ये क्यों लिख रहा हूं बेटा, मेरे को थोड़ी ना पता है कि यार ये सारी चीजें मेरे लिए लिखनी रिक्वायरमेंट है। मैं इसलिए लिखता हूं क्योंकि क्या क्या दिया है, जब वो चीज सामने आ जाती है ना तो उसके बाद पता लग जाता है कि कहां कौन सी इक्वेशन आसानी से लिखी जा सकती है। एच बता पहले। 20। इस क्वेश्चन को भी हम दो ही टुकड़ों में करेंगे, जैसे पिछला वाला सवाल था। पिछले वाले सवाल में भी दो टुकड़े अपन ने इस्तेमाल किए। पहला, जब तक बलून चल रहा था और फिर बलून से पत्थर को फेंक दिया, तो उसके बाद अपन ने अलग क्वेश्चन यहां पर देखा, दो टुकड़ों में अपन ने देखा। सेम टू सेम यहां पर भी अपना काम यहां रॉकेट के इस क्वेश्चन को, रॉकेट के किसी भी क्वेश्चन को दो टुकड़ों में करने का होगा। पहला, जब तक रॉकेट में फ्यूल है, तो फ्यूल होगा तो रॉकेट अपनी मन मर्जी से अपने एक्सेलरेशन से चलेगा। कब तक? जब तक फ्यूल खत्म ना हो जाता। और वो फ्यूल कितनी देर के लिए है? तो ये 2 सेकंड का मामला हम रॉकेट के हिसाब से सोचेंगे, रॉकेट के एक्सेलरेशन से रॉकेट को चलाएंगे। और ये है दिवाली वाला रॉकेट, जिसमें क्या कहा गया है कि जब इस रॉकेट को, जैसे होता है ना बॉटल में रख के रॉकेट को जलाते हैं, तो रॉकेट को जब अपन ने ग्राउंड से यहां से जलाया बेटे, तो इनिशियली वेलोसिटी क्या ही होगी? जब ये यहां से इस तरीके से उड़ान भरेगा, इसका फ्यूल के जलने से ऊपर की ओर एक्सेलरेशन कितना मिलेगा? और ये चांदी इसके कितनी देर तक रहेगी? मात्र 2 सेकंड तक। इसके बाद रॉकेट, फ्यूल, ये सब चीजें गायब। तो पहले आपका काम बस ये बनता है कि इन 2 सेकंड तक के इंटरवल में आपने क्या क्या पता कर लेना है? वेलोसिटी और हाइट, कि आखिर इस 2 सेकंड में क्या कुछ इस रॉकेट को मिल चुका है। तो वेलोसिटी पता करना मेरे हिसाब से बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यू इनिशियली क्या है, एक्सेलरेशन कितना है, तो 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 20। अरे ए कितना है? 20। तो 1 सेकंड में वेलोसिटी और 2 सेकंड में वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी की दिशा ऊपर, वेलोसिटी आ गई। मुझे ये भी पता करना है कि यहां से यहां तक का ये हाइट कितना चल चुका होगा फ्यूल फिनिश होने के पहले। तो ये मैं जानता हूं इनिशियल वेलोसिटी u0, तो h बराबर ut, तो ut 0 और हाफ a t स्क्वायर, 2 से 2 काटा तो 40 मीटर। अब फ्यूल खत्म, रॉकेट अब यहां से नीचे आना शुरू कर देगा? नहीं, रॉकेट यहां से नीचे नहीं आता। न्यूटन ने पहले नियम में यह बात कह दी थी कि कोई वस्तु जिस वेलोसिटी से जा रही है उसी वेलोसिटी से जाती रहेगी। अगर उस पर कोई फोर्स, तो वेलोसिटी फिलहाल 40 किधर, ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स है कि नहीं है, उसकी वजह से वेलोसिटी में धीरे धीरे चेंज होगा कि नहीं। तो 40 वाली वेलोसिटी 1 सेकंड बाद 30, 20, 10, 0, यानी 40 को 0 वेलोसिटी वाली परिस्थिति में पहुंचने में, मतलब यहां से यहां जाने में कितना समय, कितना टाइम लग जाएगा? 4 सेकंड और, यानी यहां ऑलरेडी घड़ी में समय 2 है और यहां से यहां 4, तो टोटल टाइम कितना हो चुका होगा? 6।
मैं फिर से रिपीट करूं, कुछ 2-4 लोगों ने अभी ये नहीं सुना होगा कि 6 कैसे आया। मैं फिर से शुरुआत करता हूं। जब तक फ्यूल है वो फ्यूल वाली कहानी कितनी देर के लिए है? 2 सेकंड में वेलोसिटी और हाइट। वेलोसिटी 40। अब इस वेलोसिटी 40 को खर्चने में ग्रेविटी फील्ड में कितना समय लगता है टेक्निकली? तो 40 वाली वेलोसिटी से जो ये रॉकेट, मतलब ये वो परिस्थिति है, रॉकेट जला, रॉकेट जलता हुआ ऊपर तक पहुंचा, ऊपर तक पहुंचकर रॉकेट में पटाखा फूटता है, पटाखा फूटने के बाद रॉकेट और ऊपर जाता है, पर अपने को दिखाई नहीं देता। अरे नहीं दिखता भाई, अंधेरे में वो गायब हो जाता है, ऊपर उड़ता है, फिर उसके बाद कहीं नीचे आता है। तो ये वो चीज है कि यहां पर आकर उसका फ्यूल खत्म हो गया, जो रोशनी थी वो खत्म हो गई। अब इसके बाद भी ड्यू टू दिस वेलोसिटी ये कहा जाएगा। और 40 वाली वेलोसिटी को 30, 20, 10 और 0 होने में 4 सेकंड लगेंगे। तो ग्राउंड से यहां तक टोटल टाइम कितना खर्च हो गया? 6। अब मैं बात कर रहा हूं हाइट की। क्या ये नीचे वाली हाइट ऑलरेडी मैं पता कर चुका हूं 2 सेकंड तक की? अब 40 से कोई बॉल, कोई भी चीज को ऊपर फेंका है, कितना ऊपर जाता है, कितना नीचे आता है? 80। ऊपर भी 80 जाएगा 4 सेकंड में, नीचे भी 80 आएगा। तो अब बता सकता हूं कि इस रॉकेट की धरातल से मैक्सिमम हाइट कितनी? 120। सही है। इक्वेशन अगर कोई लगाना चाहे ना तो ज्यादा ज्यादा यहां पर ये लगा देगा। इस एच को 80 मीटर निकालने के लिए वो u²/2g इस्तेमाल कर सकता है, जहां u कितना है? 40। और यही 80 मीटर होता है, और कहीं इक्वेशन की जरूरत ही नहीं है। हाँ, वो हमेशा वही होगा, जी फैक्टर। चलो, इन्होंने जो पूछा वो भी मैं सबको सुना देता हूँ कहानी। हो सकता है आज ना तो कल आपके मन में वो भी कचरा आ सकता है कि बेटा यहां पर फ्यूल के जलाने से रॉकेट का एक्सेलरेशन कितना दिया है? बोले 20। मैंने रॉकेट को ऊपर कितने एक्सेलरेशन से चलाया? किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर यहां ग्रेविटी भी तो होगी, तो ग्रेविटी की वजह से नीचे 10 भी होगा, तो मैं 20 में से 10 घटा के 10 चला दूं ना। सारा सब कुछ ग्रेविटी वगैरह कंपनसेट होने के बाद उसके पास कितना एक्सेलरेशन है? 20। तो आपको इसमें से जी हटाना या जोड़ना नहीं है, जो दिया है उसी से चलाना है। उतनी इस रॉकेट की हैसियत है चल पाने की, 20 से, जब तक फ्यूल है तब तक। ठीक है, बढ़ो आगे। चलिए बढ़ा जाए। अब यहां पर इस कंडीशन में एयर रेजिस्टेंस की हमने कहीं कोई बात नहीं की, कहीं भी। पर अगर एयर रेजिस्टेंस का मुद्दा आ जाए और थ्योरेटिकल सवाल आएंगे, कोई भी न्यूमेरिकल कोई नहीं आएगा, वैसे हम न्यूमेरिकल के साथ भी बात करेंगे, फॉर्मूले क्या बनेंगे, कैसे बनेंगे, पर हम थ्योरेटिकल पहले सोचते हैं कि अगर एयर रेजिस्टेंस भी है और एयर रेजिस्टेंस के कारण क्या हो सकता है, उन परिस्थितियों को सोचा जाए। जैसा कि मैंने यहां पर एक बॉल ली, इस बॉल को मैंने ऊपर की ओर फेंका v1 रफ्तार से, बॉल जाती है जाती है जाती है। जब बॉल की वेलोसिटी, उसके बाद बॉल का उससे ऊपर जाना पॉसिबल, फिर और यहां आकर इसकी वेलोसिटी मान लो हो गई v2। तो हमारे मन में एक बात आती थी पहले कि सर v1 और v2 तो बराबर होने चाहिए। ये बराबर हुआ करते थे कब? जब एयर रेजिस्टेंस, तब ऊपर जाते में भी एक्सेलरेशन जी ही होता था और नीचे आते में भी एक्सेलरेशन जी ही होता था। तो बिल्कुल सिमेट्री से ऊपर जाना और नीचे आना सेम टाइम में कवर होता था, और यहां पर वेलोसिटी v1 v2 सेम हुआ करती थी। परंतु अभी एयर रेजिस्टेंस के कारण ऐसा नहीं होगा। आप ये भी जानते हैं एयर रेजिस्टेंस काम कैसे करता है? फ्रिक्शन जैसे। मतलब मैं चलना चाह रहा हूं आगे और एयर रेजिस्टेंस है, तो एयर रेजिस्टेंस मुझ पर पीछे दबाव डालेगा, पीछे फोर्स लगाएगा हमेशा। जैसे मान लो यहां पर इस कमरे में हवा भरी हुई है और मैं दौड़ के अगर आगे जा रहा हूं, तो एयर रेजिस्टेंस की दिशा बताओ। और अगर मैं इधर जा रहा हूं तो एयर रेजिस्टेंस की दिशा बताओ। तो एयर रेजिस्टेंस भी ऐसा नहीं होता कि एक ही तरफ फोर्स लगाता है, जिधर पार्टिकल जाएगा उसके, ये प्रॉपर डेफिनेशन है।
तो अब यहां पर गौर से समझिएगा बेटा, ये बॉल मैंने फेंक दी नीचे से ऊपर, तो नीचे से ऊपर फेंक दिए जाने पर एक तो यहां पर क्या होगा, इस बॉल पर नीचे की ओर ग्रेविटी, वो तो लगेगी ना, यूनिवर्सल, वो तो लगेगी लगेगी। अब एयर का और इफेक्ट आप देखेंगे तो बॉल अभी फिलहाल किधर जा रही है, तो एयर रेजिस्टेंस, ग्रेविटी भी, तो नेट एक्सेलरेशन नीचे की ओर, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, नीचे की ओर नेट एक्सेलरेशन क्या हो गया, जी प्लस ए। कोई आपत्ति किसी को हो तो बात करो। कहने का मतलब यह है कि जब गेंद ऊपर फेंकी गई है तो एक्सेलरेशन 10 से ज्यादा, 11, 12, 13 जितना भी ये रेजिस्टेंस है उसके मुताबिक वहां पर वो 10 से ज्यादा एक्सेलरेशन काम करता नजर आएगा। अब नीचे आ रहे हैं बेटा डिक्रीजिंग मोशन के लिए, तो जब हम यहां पर आ रहे होंगे तो देखो बेटा, बॉल पर एक्सेलरेशन, अभी ये बॉल नीचे आ रही है, जी किधर हो जाएगा, अबे ऊपर, जी नीचे ही होता है। अब बात सुनना, जी हमेशा, अब मुद्दा यहां पर ए का है, हमारी बॉल का मोशन किधर है, तो मोशन के अगेंस्ट ए, तो जी नीचे ए ऊपर, इफेक्टिवली दोनों में से बड़ा कौन होगा आप भी जानते हैं, जी, तो यहां पर नीचे की तरफ ये आ गया। अब आप देखें सिमेट्री का जो कारण है वो कारण यहां मौजूद नहीं है, जाते समय सॉरी, हाँ ऊपर जाते समय जी प्लस है, नीचे आते समय दोनों तरफ एक्सेलरेशन सेम सेम नहीं है, तो यहाँ v1 v2 सेम नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए टेक्निकली, v1 v2 सेम नहीं आना चाहिए। तो क्या आएगा अगर मैं काइनेमेटिक्स से ना करूं और यही बात पूछूं कि आप कोई भी कॉन्सेप्ट लगाकर मुझे ये बताएं कि v1 और v2 में से कौन छोटा होगा और कौन बड़ा होगा, तो कोई बता सकता है, हाँ कौन बड़ा होगा, v1 बड़ा होगा, कारण, हाँ बिल्कुल ठीक है, और कोई कारण, एग्री, हाँ ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट है, तो बात सही है। और बेहतर आपको ये बता, एग्जैक्टली exactly. ये भाई ने जो कहा है ये भी बात यहां पर बनती बनती सी है कि एयर रेजिस्टेंस हमेशा मोशन के ऑपोजिट, तो जो एयर रेजिस्टेंस इज अ काइंड ऑफ फ्रिक्शन, यस और नो, तो फ्रिक्शन का वर्क डन हमेशा नेगेटिव, फ्रिक्शन का वर्क डन हमेशा, और अगर फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव है, फ्रिक्शन इज अ नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन नेगेटिव, एनर्जी का लॉस ही लॉस होगा, और अगर एनर्जी का लॉस है तो जो काइनेटिक एनर्जी यहां हुआ करती थी उतनी काइनेटिक एनर्जी यहां नहीं होगी। इसके तुलना में यहां लौटते समय एनर्जी का जो लॉस पूरे रास्ते में हुआ है वो लॉस जाने के बाद कम काइनेटिक एनर्जी मिलेगी अंत में। इसका मतलब है अंतिम जो गेंद वापस आ रही है वो वेलोसिटी v1 की तुलना में कम ही होगी। ये हमारा रिजल्ट है, ये हमारा रिजल्ट है, हम प्रूव भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मतलब कुल मिलाकर मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूं कि क्या इस रिजल्ट को हजम करने में कोई तकलीफ है कि v1 इज ग्रेटर देन, सही बात है। दूसरी बात टाइम के लिए कि यहां से यहां तक ऊपर जाने का टाइम है टी अप और यहां से यहां नीचे आने का टाइम है टी डाउन। अब मुझे इसकी भी लड़ाई लड़ लो भैया, कौन ज्यादा कौन कम, टी डाउन, एक बार सोच लो सब, क्योंकि मैं सुबह जब बताया तो मुझे थोड़ी सी मतलब परेशानियां झेलनी पड़ी, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। आप आराम से सोच लीजिए, क्योंकि ये क्या है, अगर आप मन में जो विचार बना लेंगे ना, उन विचारों को एक बार बना लेने के बाद बदल नहीं पाएंगे। तो अपने आराम से बेसिक से सोच के देखें, हाँ बेटे ये दोनों सेम नहीं है, कंपेयर रिलेट कैसे किया, आपने कहा कि वेलोसिटी को जी से डिवाइड करते हैं तो टाइम आता है, यहां वेलोसिटी v1 है,
v1 को किससे डिवाइड करोगे, g प्लस ए से। यहाँ वेलोसिटी v2 है, v2 को किससे डिवाइड करोगे, तो कैसे पता लगा कि कौन एग्जैक्टली ज्यादा है, कौन एग्जैक्टली कम। डिस्टेंस सेम ही है, मैं बहुत क्लोज मानता हूं इस पॉइंट को कि डिस्टेंस h सेम है, चाहे जा रहा हूं चाहे डिस्टेंस सेम यूज करते हुए मैं सोचूंगा। टाइम बराबर नहीं, टाइम बराबर नहीं। पहले तो नहीं, ये कारणों पर बात छोड़ो, पहले तो आप मन में ये विचार बनाओ कि ये टी ऊपर जाने का समय ज्यादा होगा कि नीचे आने का। नीचे आने का समय ज्यादा, नीचे आने का समय, जिन्होंने कहा नीचे आने का समय ज्यादा होगा वो अपने कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखना। जिनको उल्टा लग रहा है पहले वो हाथ ऊपर करें कि नहीं सर हमें उल्टा लग रहा है कि सर ये नीचे आने का समय ज्यादा नहीं कम होना चाहिए। क्योंकि मैंने पहले ही तकलीफ बता दी, एक बार मन में जो विचार बन गया उसको बदल पाना फिर शायद मेरे लिए नहीं, मुझसे ज्यादा आपके लिए कठिन हो जाएगा। तो जिनको ऐसा लग रहा है उन पे 2 मिनट अपन डिस्कशन करेंगे, उनका पहले आंसर क्लियर हो जाएगा। जिसको ऐसा लग रहा है कि नीचे आने का समय कम होना चाहिए, शर्माते हो यार तुम सच्चे तो सुबह वाले कोएड बैच वाले हैं, वो कम से कम बकैती तो करते हैं। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाता हूं, पहले अपनी भाषा में इसे समझा देता हूं। मेरा ये कहना है बेटा, नहीं ये सही है बिल्कुल, कि ऊपर जाने का जो समय है टी अप वो कम होगा और नीचे आने का समय ज्यादा ही होगा। कंक्लूजन यही है, कंक्लूजन यही है, हम सॉल्व कर लेंगे क्यों ऐसा होता है। इसका सिंपल लॉजिक सुनो बेटे, यहां से यहां कोई एक दूरी जानी है, सेम उतनी ही दूरी नीचे आनी है, दूरी सेम है, उस दूरी को चला गया किसी रफ्तार v1 से, किसी एक्सेलरेशन। और आप ये बात जानते हैं बेटे कि एक्सेलरेशन जितना ज्यादा, एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कुछ भी बोलो, एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन जितना ज्यादा होता है ना, उतना उस चीज को, उस मोशन को परफॉर्म करने में टाइम कम लगता है। मतलब कोई मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो जितना ज्यादा एक्सेलरेटर खींचेंगे कोई गैप जल्दी से कवर हो जाएगा ना, या एक्सेल रिटार्डेशन जितना ज्यादा है, जैसे ब्रेक मारा और अच्छे से रिटार्ड कराने के लिए पूरा ब्रेक मार दिया तो वो चीज तुरंत रुक भी जाएगी। तो हायर द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, क्विकली इट विल मूव और स्टॉप, उतनी जल्दी वो चीज चल भी जाएगी और उतनी जल्दी वो चीज रुक भी जाएगी। कब? जब एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। इन दोनों में से एक्सेलरेशन किसमें ज्यादा है? तो यहां से ये बॉल जो फेंकी गई है, चलना h दूरी है तो जल्दी पहुंच जाएगा ऊपर, और यहां आने में ये एक्सेलरेशन जो है ये थोड़ा, तो ये धीमे 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 यहां पर ग्राउंड तक पहुंच पाएगा। यार वो बहुत कॉम्प्लेक्स मोशन होता है, उसको एज एन एग्जांपल मैं तो यूज नहीं कर सकता। दे दे। चलो तो बात करते हैं, यहां पर सुन लेते हैं, फटाक से अपना काम हो जाएगा। कि बेटा अगर मैं यहां से नीचे से ऊपर जाने की बात करता हूं, सुन लो, तो मुझे पता है यहां से यहां का जो हाइट है वो कैपिटल एच मान लिया जाएगा। हम फिलहाल बात करें असेंडिंग मोशन की, असेंडिंग मोशन का जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा उसको मैं लिख देता हूं प्लस एच, क्योंकि ऊपर जाया जा रहा है। इनिशियल वेलोसिटी को मैं लिख देता हूं v1, इनिशियल वेलोसिटी को मैं लिख देता हूं प्लस v1, और फाइनल वेलोसिटी को मैं लिख देता हूं 0। और मैं ये भी जानता हूं कि मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जब लगाऊंगा तो थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल ग्रेविटी माइनस, और ये हाइट h। तो यहां से v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2g प्लस a इंटू एच, और v1 बराबर रूट अंडर 2g प्लस a इंटू एच। सेम जब डिसेंडिंग मोशन की बात करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी v2, तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, और यहां पर ग्रेविटी नीचे तो मैंने माइनस लगा दिया g माइनस a, और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे तो मैंने माइनस माइनस प्लस लगा दिया।
मैग्नीट्यूड सेम है ना एच, बस नीचे आ रहा है तो माइनस एच, ग्रेविटी भी माइनस, और यहां से v2 बराबर क्या हो गया, √2, सही बात है। और यहां से हम क्या लिख सकते हैं, मुझे v1 v2 को रिलेट करना है, तो अब शक्ल से देख पा रहे हैं ना बेटा, वहां g प्लस ए है, यहाँ g माइनस, तो कौन बड़ा हो जाएगा, v1। और मैं ये भी बता सकता हूं कि v1 और v2 का रेशियो, यानी हो सकता है कभी बुरी हालत में अपने से रेशियो पूछ लिया जाए ज्यादा से ज्यादा, तो हम v1 v2 का रेशियो बता सकते हैं। आपको याद नहीं रखना फॉर्मूला, बस ये याद रखना है कि v1 v2 में से बड़ा कौन है, तो यहां पर अंडर रूट में ऊपर क्या आएगा, g प्लस ए, नीचे g माइनस ए, है ना, ऑप्शन में आएगा, अपन ऐसा ढूंढ के टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताना है दूसरी चीज, v1 v2 तो हो गया t1 टाइम के लिए। अब टाइम के लिए बेटा मैं यहां पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूं, और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जैसे ही मैं यहां पर लगाता हूं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है h बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब u यहां पर क्या है, v1, जब मैं इधर लिखूंगा तो इधर क्या लिखने को मिलेगा, v2। ये मेरे लिए संकट है, मैं कोई ऐसा अतरंगी तरीका ढूंढूंगा कि मुझे यू ना लिखना पड़े। और उसका एक और तरीका होता है, इक्वेशन फोर्थ या फिफ्थ कुछ इक्वेशन होती है बेटे, उस इक्वेशन में क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं। उस इक्वेशन में यहां लिखा जाता है वीटी और माइनस। अब इस मोशन की बात कर रहा हूं, यहां से यहां का डिस्प्लेसमेंट प्लस एच, वी फाइनल वेलोसिटी माइनस अपनी जगह एक्सेलरेशन माइनस माइनस जी प्लस इंटू टी अप का स्क्वायर, और यहां से टी अप बराबर अंडर रूट के अंदर 2h बाय जी प्लस ए। और आप ये भी जान रहे हैं कि अगर मैं सेम तरीके से इक्वेशन इधर लिखूंगा तो टी डाउन का फॉर्मूला 100%, 100 नहीं 200%, कितना आ जाएगा, 2h। अब देखो डिनोमिनेटर जिसका उसमें समय, इसलिए टी अप टी डाउन, रेशियो भी पूछ लिया जाए तो आप यहां से बता सकते हैं कि टी अप और टी डाउन में, अबे टी अप कम है तो यहां जी माइनस, और टी डाउन ज्यादा है तो जी प्लस। ये है परिस्थिति, और कोई इतनी मुसीबत में नहीं डाल रहा आपको, आपको बस ये दो बातें पता होनी चाहिए, खत्म है। छापे
लिखा, चलो बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं। चले, बढ़े। चलिए, तो प्रोजेक्टाइल मोशन पर हम बढ़ते हैं आगे। और सुनिएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्चुअली होगा क्या, ये बेसिक सी बात आप सब जानते भी होंगे कि ग्राउंड से ये जो वर्टिकल डायरेक्शन है जिसके अलोंग नीचे की ओर क्या लगता है, ग्रेविटी। ग्रेविटी के अलोंग अगर बॉल को नीचे या ऊपर फेंका जाता है तो बॉडी का मोशन कैसा होता है, 1D। अरे हाँ, क्योंकि मुझे पता है ग्रेविटी के अलोंग ऊपर जाएगी तो रिटार्ड होके ऊपर जाकर वापस नीचे गिर जाएगी, ये 1 डायमेंशनल मोशन होता है। परंतु अगर इस वर्टिकल डायरेक्शन के अलावा किसी थीटा एंगल के साथ यहां से यू स्पीड से फेंका जाएगा तो उस कंडीशन में बॉल का पाथ ऐसा नजर आएगा। और यही कर्व्ड पाथ क्या कहलाता है, पैराबोलिक पाथ कहलाता है। और इस मोशन को ही पैराबोला या प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अब क्या होगा बेटा, यहां पर यहां लगातार इस वेलोसिटी u के कारण अगर इस वेलोसिटी u को रिजॉल्व किया जाए तो यहां पर इसका एक x में कंपोनेंट आएगा और एक x में कंपोनेंट जिसको ux कहा जाएगा, u cos, ये वाला y वाला जो कंपोनेंट आ जाएगा ये u sin थीटा। और मजे की बात यहां पर क्या रहती है, दोनों कंपोनेंट अपना अपना काम करते हैं, दोनों कभी एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते। मतलब कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है तो वर्टिकल कंपोनेंट ये डिसाइड करेगा कि बॉल कितनी कितनी देर तक ऊपर जाएगी और कितना ऊपर जाएगी। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये डिसाइड करता है कि बॉल को हॉरिजॉन्टली कहां जाकर गिरना होगा, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो पहले अपन यहां पर हॉरिजॉन्टल को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल में क्या क्या मुद्दे हैं उनको सोच लिया जाए कि हॉरिजॉन्टल में हमारी इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जो भी होता है वो वर्टिकल में होता है, हॉरिजॉन्टल में तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 0 का मतलब होता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी भी टाइम पर जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी के बराबर ही होगी, सेम ही होगी, u cos थीटा ही होगी। और इसीलिए हॉरिजॉन्टल में कोई बॉडी कितना चलेगी यानी उसका एक्स डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये एक्स डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, और किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता। फिर जब अपन यहां पर आते हैं इन वर्टिकल डायरेक्शन,
तो बेटा इस वर्टिकल डायरेक्शन पर आधारित हमें दो बातें मिलती है कि कितना हाइट ऊपर जाना है और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना मिलेगा। ये दोनों बातें किस पर डिपेंड करती है? वर्टिकल डायरेक्शन पर या वर्टिकल वेलोसिटी पर। और वो वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियली कितनी है? u sin। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू -g। तो मैं यहां से अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं, क्यों लगाते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? टू कैलकुलेट वेलोसिटी। तो हम यहां से वेलोसिटी टाइम t के बाद फर्स्ट इक्वेशन से क्या लिखेंगे? uy माइनस ग्रेविटी अगर नहीं हो तो uy भी क्या हो जाता? सेम कांस्टेंट। पर ड्यू टू ग्रेविटी यहां पर देखिएगा -gt आता है। ये -gt इस बात का सिग्निफिकेंस है कि uy अगर शुरू में वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का शुरू में अगर 50 है तो 1 सेकंड बाद 40, 2 सेकंड बाद 30, ऐसा सेम टू सेम पैटर्न पिछला जो हमने पढ़ा है वैसा का वैसा ही मिल जाता है वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल में नहीं। हॉरिजॉन्टल में अगर इनिशियल वेलोसिटी 20 है तो जब तक ये गेंद उड़ती रहेगी इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हर क्षण सेम टू सेम मिलता चला जाएगा। इनफैक्ट जब ये ग्राउंड को भी हिट करने वाली होगी तब भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज, यहां तक की बातें सब मिलती जुलती है ना। अभी अपन ने बहुत विशेष बातें नहीं लिखी है, आएंगी, पर फिलहाल अपन बेसिक बातों के साथ कंक्लूड करते जा रहे हैं धीरे धीरे। अब मैंने कहा जब मुझे पता करना हो कि किसी इंस्टेंट पर इसकी ग्राउंड से हाइट यानी y कितना है, तो ग्राउंड से मुझे y पता करने के लिए, हाइट पता करने के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में जाना पड़ेगा कि नहीं? और वर्टिकल में यहां एक्सेलरेशन है कि नहीं? तो डिस्प्लेसमेंट पता करने के लिए मुझे इक्वेशन लिखनी पड़ेगी सेकंड, y बराबर uy t माइनस हाफ gt। एक मिनट मुझे ये बात बताएं कि माना, ध्यान से ईमानदारी से सोच समझते हुए, कि माना वर्टिकल वेलोसिटी जो कंपोनेंट है वो है 30 मीटर पर सेकंड, कितना? और वर्टिकल डायरेक्शन में थोड़ी देर के लिए मान ले ग्रेविटी है ही नहीं, तो वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? और ये हमेशा चेंज किसके कारण चेंज होती है? वो हमने फिलहाल, तो 30 के कारण 1 सेकंड में कितना चलेगी ये बॉल? ऊपर ऊपर 30, 2 सेकंड में 60, 3 सेकंड में चलती चली जाएगी, कोई आपत्ति? वही बात ये लिखी हुई है, uy मैंने कहा 30, 1 सेकंड में 30, 2 सेकंड में 60, 3 सेकंड में 90। ग्रेविटी के कारण क्या परिवर्तन आएगा? वो कौन है? हाफ जी टी। आके ना तीसरी चीज, तीसरी इक्वेशन, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, सॉरी वी वाई स्क्वायर यू वाई स्क्वायर माइनस यू जी एच। ये तीसरी इक्वेशन है। मुझे ये भी पता है कि जो वर्टिकल वेलोसिटी है, इस वर्टिकल वेलोसिटी के कारण ही हम हाइट गेन करते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं। तो और वर्टिकल वेलोसिटी धीमे धीमे कम भी होती जाती है। तो जब हम टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाते हैं तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी, इसीलिए इस टॉप मोस्ट से और ऊपर जाना पॉसिबल, यहां से फिर नीचे आना शुरू हो जाता है, यहां से हमारा पतन शुरू हो जाता है। और जब हम बिल्कुल नीचे आ जाते हैं तो यहां पर वेलोसिटी क्या हो जाती है? माइनस यू साइन थीटा, यानी जिससे फेंका गया था वही सेम टू सेम वापस, बस दिशा चेंज हो जाएगी, नीचे की तरफ उसकी डायरेक्शन आ जाएगी। हाँ, और यहां से मैं ये भी कह सकता हूं इसका मैग्नीट्यूड फेंकने वाला यू था तो ग्राउंड पर पहुंचने पर भी यू ही रहेगा। मुझे ये भी पता है कि अगर मैंने इस बॉल को यहां किसी एंगल 60 डिग्री से फेंका होता अगर, तो धीमे 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 ये एंगल, अरे क्या होगा, कम की ज्यादा? कम और कम और कम, और यहां टॉप पर जाते जाते पेन एकदम क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल। समझ रहे बात को? तो अगर ये थीटा यहां ज्यादा है तो धीमे 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 थीटा को कम होना ही होता है। तो पूछ लिया जाता है कि कभी किसी टाइम टी पर
ये एंगल जिसको मैं अल्फा बोल देता हूं, ये अल्फा कैसे निकाला जाएगा? तो देखो बेटा, यहां वर्टिकल वेलोसिटी को क्या लिख दूं मैं? तो आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं, एट टाइम टी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वीएक्स क्या हो जाएगी? सेम, किसके बराबर? और वर्टिकल वेलोसिटी वी वाई क्या हो जाएगी? चेंज, क्या से? वी वाई माइनस जी टी। अरे हाँ, तो अगर मैं पूछूं कि किसी समय टी पर जो एंगल है उसको पता करने के लिए मैंने क्या लिखा? टेन अल्फा। स्लोप को डीवाई बाई डीएक्स लिखते हैं वैसे, टेन अल्फा। टेन अल्फा के लिए हम क्या लिखते हैं? परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर, मतलब कौन सी वेलोसिटी? अपॉन, और वी वाई की वैल्यू यू वाई माइनस, किसके कारण चेंज हो रही है? ये ग्रेविटी के कारण। और ये वाली चीज चेंज नहीं हो रही है, यानी यू कॉस थीटा। और यहां से हमें क्या मिल जाएगा? टेन अल्फा का फॉर्मूला या टेन अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। सही छापे। हो गया। कैसे आवाजें निकाल रहा है? किसी ने लॉक खोल दिया क्या तेरा?
लिखा दादा? चले अरे बढ़ जाएं आगे। बाद में लिख लेना, अब आखिरी 20 सेकंड दे रहा हूं। अभी नहीं हुआ यार। पढ़े सवाल को देखो, इसमें जो बेसिक चीजें हमें वहां पर उस फिगर में समझ आनी चाहिए, एक बार उनको तुरंत से ढूंढ लो। फिगर या जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन है वो कुछ अपन ऐसे देखते ही देखते हैं। ये पाथ हो गया, आपसे जो जो पूछा है सारी बातें यहां पर ढूंढो। आजा, तू भी आजा, दोनों भाई साथ में मिलके देखेंगे। ऐसे यहाँ पे ही अंधेरे में ही। चलो, तो सबसे फर्स्ट पार्ट आसान है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, राइट। और वेक्टर फॉर्म में अपन जानते हैं हॉरिजॉन्टल एक कंपोनेंट होगा और एक, और इनिशियली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, और ये वाला। तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, इधर देखो, v इनिशियल वेक्टर इज इक्वल्स टू u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। और जब बॉडी ग्राउंड को हिट करेगी तो क्या चेंज हमने पाए कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज, और वर्टिकल वेलोसिटी वाली इन्वर्ट हो जाएगी, माइनस का u sin थीटा। तो हम यहां पे फाइनली जब बॉडी ग्राउंड को हिट करेगी तो वेलोसिटी लिखेंगे, कॉस कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं करना है और साइन कंपोनेंट की दिशा बदल देनी है। और तीसरे वाले में टॉप मोस्ट पॉइंट की बात की है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वाला कंपोनेंट क्या हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा, v टॉप बराबर u cos थीटा आई कैप, मात्र आई कैप, जे कैप के लिए कोई जगह नहीं। फिर लास्ट वाले में हमसे पूछा है चेंज इन वेलोसिटी।
from point of projection to the point where it is hitting the ground. और चेंज इन वेलोसिटी हमेशा अपन किस तरीके से डिफाइन करते हैं बेटा? फाइनल माइनस इनिशियल. तो मैं अगर लिखूं यहां पर डेल्टा वी वेक्टर, उससे ऑल पूछा मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड बाद में कर देंगे, पहले फिलहाल वेक्टर फॉर्म में पूरा पूरा यहां से घटा लूं. तो फाइनली वेलोसिटी जो हमारी हो गई है वो हो गई है u cos थीटा आई कैप माइनस u sin थीटा जे कैप. ये तो हमारी फाइनल वेलोसिटी हो गई. और माइनस इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा जे कैप. घटा रहे हैं तो जो कंपोनेंट यहां से ये कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा माइनस का 2u sin थीटा जे कैप. और डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड अगर निकाल दिया जाए तो ये हो जाएगा 2u sin थीटा. फिर वही बात. लिखा अभी. अब जादू तो सबके पास होता है भाई. बड़े घर पे कर लेना यार, इसमें क्या दिक्कत है, ये तो सब. डर नहीं लगता क्या तुझे? एक तो ईएलपी में है क्या? ईएलपी का हैगी है तो आइटम भाई तू. ईएलपी नंबर 8 तक कंप्लीट कर लेना. और एक्सरसाइज 1 में प्रोजेक्टाइल के पहले तक का देख लेना. सेक्शन लिखा होगा प्रोजेक्टाइल, उसके पहले पहले तक का पूरा निपटा लेना. इस वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं. नहीं, या बी. इस क्वेश्चन में बोला है
कि इस तरीके से एक प्रोजेक्टाइल मोशन की बात की है जिसका पाथ कुछ ऐसा नजर आता है। फेंका कितनी वेलोसिटी से है? 50। 53 एंगल कहां से दिया है? 53 कहां से दिया है? ये वाला। तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना हो जाएगा? 37। तो कंपोनेंट अपन 37 के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये कितना आएगा? 40। नहीं क्या? 50 cos 37 मीन्स 40 और ये वाला 30। और अपने को बात कितनी देर बाद करनी है? अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होगी और वर्टिकल वेलोसिटी अभी कितनी है? t बराबर 0 पर 30, t बराबर 1 पर, t बराबर 2 पर 10। तो t बराबर 2 होते होते ये वर्टिकल वाली वेलोसिटी कितनी बचेगी मात्र, और हॉरिजॉन्टल पूरी पूरी 40। तो हमसे लिखा कि वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा? तो एट t बराबर 2 वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा 40 तो आई कैप प्लस 10 जे कैप। और सुनिएगा कि पोजीशन के लिए, पोजीशन मतलब आर वेक्टर मुझे बताना है जिसमें एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट की बात करनी है। अब एक्स कंपोनेंट के लिए क्या होगा बेटे कि हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी है कांस्टेंट और कितनी देर की बात करनी है? 2 सेकंड। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80 मीटर। पर मुझे पता है कि वर्टिकल डायरेक्शन में सीधा ऐसा करना पाप है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में हमें यहां पर लिखना पड़ेगा u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो 60 माइनस 20 40। तो यहां से 2 सेकंड के बाद हमारी हाइट आ गई 40 और एक्स वाला डिस्प्लेसमेंट आ गया 80। तो हमारी पोजीशन वेक्टर हो जाएगी 80 आई कैप प्लस 40 जे कैप। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर बचता है एंगल जो यहां वेलोसिटी का बनेगा। और आप जानते हैं एंगल निकालना हम किससे सीखे हैं? टेन अल्फा बराबर वी वाई बाय वी एक्स। वी वाई कितना? 10, वी एक्स कितना? 40। तो यहां से अल्फा बराबर टेन इनवर्स 1/4 है ना। ये मतलब बेसिक आइडियाज है। अभी हम फॉर्मूलाज तक पहुंचे भी नहीं है, हम तो सिर्फ प्रोजेक्टाइल में वेलोसिटी का चेंज होना, पोजीशन, इन सब पर बातें कर रहे हैं। एक वो क्वेश्चन आप घर से जरूर सोचकर आइएगा। किसी का आंसर आया हो तो बता सकता है। बड़े और आगे। धन्यवाद। तेरे लिए पागल है सब।